अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले आप मुलाहिज़ा कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का अलविदाई खिताब, और इसमें उन्होंने अहाता किया कि 16 माह में उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और किस मेहनत और जाँफिशानी के साथ उन्होंने इन तमाम चैलेंजेस से निमटने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि अपनी सियासत को ना बचाएं बल्कि रियासत को बचाएं, और इसीलिए उन्होंने मुश्किल फ़ैसले भी किए। साथ ही साथ ओवरऑल एक हम इस वक्त माहौल बनता देख रहे हैं कि PMLN की जानिब से, उनके लीडरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर ही दोबारा मैदान में उतरेंगे। तो क्या दोबारा से ये मैदान जो बयानिया है इनके लिए मकबूलियत का बाइस बनेगा या नहीं, क्योंकि क्या अब वो तनाजुर है हालात का जो इससे पहले था। इसी तरह से और भी जो जमातें हैं उनके मुख्तलिफ किस्म के बयानिए और इस तरह से आप कह सकते हैं कि अपने आप को फासले पर करते हुए महसूस हो रहे हैं। फैसल करीम गुंडी साहब ने ये कहा कि उजलत में जो कानून साजियाँ की गई हैं ये सही नहीं थी और इसके नताइज हमें भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नई मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी। और फिर जो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनके इंतखाब के हवाले से भी मुख्तलिफ इत्तेहादी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। अख्तर मैंगल साहब ने भी नवाज शरीफ साहब को एक ख़त लिख दिया जिसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये सब क्या हो रहा है? क्या अब नए इलेक्शन के लिए एक हम कह सकते हैं कि सफ़ बंदी की जा रही है और हर कोई अपने अपने मोर्चे संभालने की पोजीशंस में अब नज़र आ रहा है? इस पर सारी बात करेंगे और साथ ही साथ आगे चलकर कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत की भी। निगरान हुकूमत तो अब कल से अपना हल्फ उठाकर संभाल लेगी मामलात, तो क्या पाकिस्तानी मईशत भी हम देखें कि ऐसे ही संभल जाएगी या फिर सूरत हाल कुछ और भी हो सकती है? आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ चलूँ। इमरान साहब, यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। जो वज़ीर आज़म साहब ने कल विदाई खिताब किया है, आपके ख्याल से जस्टिफाई कर सकते हैं वो अपनी 16 माह की कारकर्दगी को जो उन्होंने करने की कोशिश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, बात यह है कि अगर ये आज का खिताब देखा जाए तो असल में ये जस्टिफाई करने की कोशिश ही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना था और उन्होंने किन मुश्किल हालात में, बल्कि मुश्किल तरीन हालात में किस तरह से इस मुल्क को ना सिर्फ डिफ़ाल्ट होने से बचाया बल्कि IMF के साथ जो मुआहदा था वो किस तरह से किया, और सारी ये सियासी सूरत हाल। देखिए, उनका इस वक्त ये खिताब यही बनता था। और मैं अगर ये कहूँ कि अलविदाई खिताब के हवाले से देखा जाए तो आज उन्होंने बड़ा अच्छा नपा तुला और अब एक पूरा खुल के अपने ख्यालात का इजहार किया और अच्छा खिताब किया। एक सियासी खिताब था। वो जाते हुए जो पूरी कौम से ये कहना चाहते थे कि अपना एक बयानिया सामने रखना चाहते थे। अब ये अलग बात है कि क्या वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते और उनके बयानिए को कौम किस तरह से लेती है, लेकिन अपने तो उन्होंने अच्छी कोशिश की है। तो आपके ख्याल से ये बयानिया कामयाब हो सकता है? देखिए, मुस्लिम लीग नून को मेरे ख्याल में जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो बयानिए का ही है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा था कि जी कुछ लोगों का ये कहना है, मुस्लिम लीग की कुछ क़यादत का, कि वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो दोबारा से किया जाएगा। और उसके बाद अब कुछ लोगों का ख्याल है कि वो बयानिया अब पिट चुका है, अब वो कामयाब नहीं होगा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वोट को इज्जत दो वाला बयानिया अब शायद उस तरह से मुस्लिम लीग नून लेके ना चल सके। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ ने जब वो बयानिया बनाया तो आपको याद होगा कि उसके बाद मुख्तलिफ हाल में, मुख्तलिफ चीज़ों में मियां शहबाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ भी सामने आता रहा वो उस वक्त भी ये था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे अपने भाई के पाँव पकड़ के भी उन्हें मनाना पड़ा तो मैं उन्हें मना लूँगा। उसी तरह से अब भी वो ये कहते हैं कि वो तो जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की का तारा हैं और वो हमेशा वो मफाहमत की सियासत करते नज़र आते हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि मियां शहबाज शरीफ की जो है सियासत और मौजूदा जो सारी सियासत जिस तरफ जा रही है उसमें वो ये अफोर्ड करें कि दोबारा किसी इदारे के साथ एक, यानी ये बयानिया नहीं लेके जाएंगे। मुझे नहीं लगता। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मारूफ एंकर पर्सन हबीब अकरम साहब मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हबीब अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया आज प्रोग्राम में। हबीब अकरम साहब, आज जब आपसे बात हो रही है तो हुकूमत अब अपना आखिरी दिन है, यानी वज़ीर आज़म साहब का कल नए निगरान वज़ीर आज़म हलफ भी उठा लेंगे और फिर उनकी काबीना भी बन जाएगी। आज उन्होंने जो अलविदाई खिताब किया है सर, वो कहते हैं हमने रियासत को बचाया है, सियासत को कुर्बान किया है। हमें भी पता था कि हम जो फैसले करेंगे उससे मुश्किल आएगी, लेकिन हमने फिर भी रियासत के मफाद को तरजीह दी है। आप समझते हैं कि वो जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी 16 माह की कारकर्दगी को किसी भी सूरत?
सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो खुद, चूंकि उनकी सियासत तबाह हो चुकी है उनके फैसलों की वजह से, और वो PMLN के बयानिए को मलियामेट कर चुके हैं, इसलिए अब वो एक जवाब तराश रहे हैं कि मैंने तो सियासत अपनी कुर्बान कर दी है, रियासत बचा ली है। जिस चीज को वो रियासत बचाना कहते हैं उसमें दस्तूर शिकनी मौजूद है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर, यानी पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी का हक रायदही उन्होंने गसब किया। उन्होंने और उनके साथ जो ग्रोह सियासतकारा बुरुएकार आया था हुकूमत में, उसने दस्तूर शिकनी की बाकायदा तौर पर, और दस्तूर को नजरअंदाज करके उन्होंने इलेक्शन में की रास्ते में रोड़े अटकाने की हर मुमकिन कोशिश की। तो लिहाजा एक ऐसा दस्तूर जिसका सरीह बैयन हुक्म नहीं माना गया उनके दौरे हुकूमत में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने रियासत बचा ली और अपनी सियासत कुर्बान कर ली। बल्कि फैक्ट ये है कि चूंकि इस ग्रोह सियासतकारों को इलेक्शन हारने का खतरा था पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो इसने अपने दौरे इक़्तिदार को तूल दिया, मुख्तलिफ हीले बहानों से तूल दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दस्तूर आज जिस हालत में है कि हमें ये नहीं पता कि हमारी जो निगरान हुकूमत है वो कितने अरसे के लिए आई है, आइंदा इलेक्शन कब होगा या नहीं होगा, और कैसे होगा, साफ और शफाफ होगा या वो फिर किसी और तरीके से होगा। ये सब का सब आज हमारी रियासत जिस मुसीबत में फंसी हुई है, हम जिस अंदरूनी बहरान का शिकार हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ जो ग्रोह था, उनका ग्रोह, वो सारे जो छोटे छोटे ग्रोहों से मिलकर एक बड़ा ग्रोह बनाया गया था, इन सारे ग्रोहों की जिम्मेदारी है जो 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 कुछ आज हम फेस कर रहे हैं। और हमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने हमारी रियासत बचा ली है। मैं समझता हूँ कि रियासत को इन्होंने एक ऐसा नुकसान पहुंचाया है जो तवील अरसे तक हम जिसकी तलाफी करने की कोशिश करते रहेंगे और वो तलाफी नहीं हो पाएगी। निगरान वज़ीर आज़म के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? हबीब अकरम साहब, आपने एक इंटरव्यू भी किया था उनसे और आपने कल वो शेयर भी किया हुआ था मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आप समझते हैं कि वो वाक़तन एक गैर जानिबदार और बिल्कुल ऐसे निगरान वज़ीर आज़म साबित होंगे जिन पर कोई उंगली ना उठाए, या फिर आप समझते हैं कि वो फिर हम देखेंगे कि गैर सियासी गिरोह की हुई बात सुनेंगे और मानेंगे? जहाँ तक अनवारुल हक काकड़ साहब का मामला है, तो समीना इसमें ये बात ध्यान में रखिए कि अनवारुल हक काकड़ साहब की पार्टी, यानी मुख्तलिफ, और खुद अनवारुल हक काकड़ साहब भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पार्टियों के साथ उनकी हमदर्दियां रही हैं और उनकी जो सियासत है वो रही है। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक जमाना था PMLQ के साथ वो थे, उसके बाद PMLN के साथ वो मिले, और फिर बल्कि PMLN की जो बलूचिस्तान की हुकूमत में थी वो उसके तर्जुमान भी थे, और उसके फिर बाद में BAP जब बाप पार्टी बनी और बाप पार्टी के जरिए वो बाकायदा तौर पर उनकी पार्टी जो थी वो इमरान खान साहब की यानी पिछली हुकूमत में जो पिछली PTI की हुकूमत थी उसमें शरीक थी। तो एक अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो उनकी जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो मुख्तलिफ औकात में पार्टियों के साथ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी किसी भी पार्टी के साथ यकसुई के साथ अगर आप कहें कि उन्होंने हमेशा किसी एक पार्टी की सियासत की है तो वो नहीं की। दूसरी बात यह है कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो एक ऐसे निज़ाम में सबकी एडजस्टमेंट के कायल हैं और इस बात को वो छुपाते नहीं है। वो इस बात पे बिल्कुल वाजे है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के सियासतदानों को और पाकिस्तान के दीगर इदारों को सबको मिल के सिक्योरिटी पॉलिसी की भी तश्कील करना होगी। मामलात को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ पर इन्हें इत्तफाक राय क्रिएट करना पड़ेगा। अब जाहिर है जो शख्स ऐसी सोच रखे जो कहे कि एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और सियासतदानों को सबको मिल के चलना है, तो आजकल के माहौल में उसके ऊपर प्रो एस्टैब्लिशमेंट होने का ठप्पा बहुत जल्दी लग जाता है। लेकिन मसला यह है कि ऐसे वक्त में जब एस्टैब्लिशमेंट और सियासत के एक फरीक के दरमियान बहुत दूरी नजर आ रही है, तो ऐसे में जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उनसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो बाहमी वो दो इंतहाओं के दरमियान मुश्तरकात या मुश्तरका निकात की तलाश कर सकते हैं। तो दो इंतहाओं के दरमियान मुश्तरकात तलाश करने की ये जो सलाहियत है उसे उन्हें बुरुएकार लाना होगा, और मुझे बड़ी तवक्को है कि वो किसी न किसी दर्जे में इसमें कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है और मालूमात है, मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी शायद अनवारुल हक काकड़ साहब की राय का एहतराम करेगी और उनकी राय चलिए मुकम्मल तौर पर अगर नहीं भी मानी जाती तो जुज़वी तौर पर
उसे यकीनन माना जाएगा। और ये हमें तीसरी बात हमें ये जहन में रखनी चाहिए कि ये जो अभी जिस ग्रोह अभी असम्बली पे जो बैठा हुआ था और हुकूमत में था, जब से वो ग्रोह इस असम्बली से और हुकूमत से निकलेगा उसके बाद सियासत में एक जौहरी तब्दीली भी आएगी। और ये जो ग्रोह पहले था, ये एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो खलीज थी उसको बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करता था और उसको उसमें वेज क्रिएट करता जाता था। कम से कम अब जो वो वेज क्रिएशन का काम है वो खत्म हो जाएगा। ये आपने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं और बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस सामने रखा है, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा हबीब अकरम साहब, मैं चौधरी साहब को, फैसल चौधरी साहब को भी यहाँ पर शामिल करूँ। जो आपने ये बात की चौधरी साहब, हबीब अकरम साहब ये कह रहे हैं कि वो मफाहमत करके सबको साथ लेकर चलने और सबकी एडजस्टमेंट का एक ओपिनियन रखते हैं नए निगरान वज़ीर आज़म। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी तो उन्होंने हल्फ भी नहीं उठाया और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि खुद बहुत से इत्तेहादी जो हैं गुज़श्ता हुकूमत के, वो नाराज़ हैं। अख्तर मेंगल साहब ख़त लिख रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, कुछ लोग तो इवन ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी कुछ ख़ास खुश नहीं है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कमेंट करना चाहूँगा कि आज शहबाज शरीफ का जो ख़िताब था वो गलतियों का एतराफ़ था, एक हारे हुए जवारी की तकरीर थी। उन्होंने उसमें ये भी कहा है कि उस वक़्त अगर इलेक्शन यानी अदम एतमाद के फ़ौरन बाद करवा लिए जाते तो बेहतर होता। जब उस वक़्त चेयरमैन PTI ने असम्बलियाँ तोड़ी और उस वक़्त एक इलेक्शन की तरफ जा रहा था कि बेजा मदाखलत ने पाकिस्तान को उस वक़्त एक जो सियासी इस्तेहकाम मिल सकता था उससे माज़रत के साथ डीरेल किया और वहाँ पे इलेक्शन हो जाना है। अगर हो जाते तो आज पाकिस्तान मुख्तलिफ हालात में होता, जो भी मुंतखब हुकूमत होती वो अपने मामलात आगे चला रही होती। और जहाँ तक उनके बयानिए का ताल्लुक़ है, वो बयानिया फ़रोख्त कर चुके हैं। उन्होंने ये बयानिया फ़रोख्त करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये हुकूमत ली है। एक और सियासी बाज़ार में एक नारा जो है वो 2 दफ़ा नहीं बिकता। पाकिस्तान में जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उसमें ज़म हो चुका है और वही जो है इसको एक अब सिंबल है। अब मियाँ साहबान का जो ये सियासत का ये मामला था कि वो सौदेबाजी जो हमेशा एक करके तो उन्होंने ये किया है, तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इस बयानिए के साथ वो इलेक्शन में जा सकेंगे। अब आते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं अनवारुल हक काकर साहब के। अनवारुल हक काकर साहब के निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के ऊपर अगर आप देखें तो आज शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ उन्होंने 24 घंटे के बाद उस पर कमेंट किया है। वो कल से उनकी जो अनाउंसमेंट है वो भी अपोजिशन लीडर ने की और मियाँ शहबाज शरीफ चुप करके वहाँ से चले गए। कुछ ऐसे ट्वीट्स भी आए हैं कुछ लोगों की तरफ से जो कि समझे जाते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब या मरीम नवाज़ साहबा या उस कैंप के लोग हैं, उन पे भी वो डिसलाइक का इजहार बड़ा खुल्लम खल्ला किया गया है। जो आज मेंगल साहब का तो ये इशू है कि मेंगल साहब ने जो एक तो वो सियासी मुखालिफ हैं काकर साहब के, लिहाजा उन्होंने तो वो अपना ग्रज निकाला है। मेंगल साहब की जो आज का ख़त है वो भी डायकॉटमीज़ यानी उसमें तज़ादात से भरपूर है। उन्होंने कभी भी बलूचिस्तान के मसले को जो है वो इस तरह से खालिस्तन इस अंदाज से नहीं इस्तेमाल किया कि उसको बलूचिस्तान के लिए हो। उनके अपने मफादात जो हैं सियासी मफादात वो बड़े वाज़े तौर पे वहाँ पे नज़र आए कि हमेशा उन्होंने बलूचिस्तान के उन हालात को एज ए बारगेनिंग चिप इख्तियार यूज़ किया। अनवारुल हक काकड़ क्योंकि वहाँ के मिडिल क्लास के लोग हैं, उससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो सरदारों में से नहीं हैं, तो उनका हज़म होना भी वहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल का बायस बनेगा। अब कॉमन ग्राउंड इस जितनी ज़्यादा हालात हो चुके हैं, बिकरिंग है पॉलिटिकल, उसमें ज़ाहिर है कल भी मैंने यही अर्ज़ किया कि इस वक्त जो टेंशन जो तनाव है उसको कम करने की ज़रूरत तो है। ये अपहिल टास्क है, इस पे बहुत ज़्यादा अभी जो पॉलिटिकल आप समझे कि जो बिकरिंग है या एक मुखासमत है वो बहुत आगे चली गई है। अब उसको और फिर ये देखना भी होगा ना कि आगे जो अब हुकूमत आ रही है वो इसको कैसे टैकल करती है। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, ये ज़बरदस्त आपके पॉइंट्स हैं, लेकिन हबीब अकरम साहब
इसके लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इस हुकूमत को ये भी तो पता हो, वाजे भी हो कि वो कितनी देर के लिए आई है और उसका मकसद क्या है आने का। क्या ये हुकूमत करने आ रही है या सिर्फ इंतखाबात तक ही एक इंतखाबात करवाने हैं शफाफ माहौल में, यही इसका टास्क है? अगर ये सवाल आप पिछले महीने इब्तदा में पूछते कि निगरान हुकूमत क्या है, क्या और वो क्या करवाने आती है, तो इसका सीधा सा जवाब ये था कि निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए आती है। लेकिन अभी ये जो सियासत की कुर्बानी दे के रियासत बचाने का दावा करने वाले हजरात हैं, इन सब ने क्या किया जाते हुए? इन सब ने जाते हुए निगरान हुकूमत को गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड इख्तियारात दे दिए। वो ऐसे इख्तियारात हैं जो भारत में, यानी भारत में जहां पे निगरान हुकूमत दरअसल मौजूदा हुकूमती निगरान बन जाती है और इलेक्शन कमीशन के ताबे चली जाती है, ये इख्तियारात उस हुकूमत के भी नहीं होते। ये इख्तियारात बरतानिया की 1000 साल पुरानी पार्लियामेंट के भी नहीं होते कि जहां पर एक वजीर आजम आउटगोइंग हो और या एक वजीर आजम आउटगोइंग हो और फिर वो इतने इख्तियारात इस्तेमाल कर ले जितनी के हमारी निगरान हुकूमत को दे दिए गए। तो अब तो ये जो कुछ भी किया धरा है वो बिल्कुल ये उसी ग्रोह का है जो अभी कुछ पिछले साल अप्रैल से लेके आज तक हमारे यहाँ असेंबलियों में यक्का और तनहा कुव्वत बन के रहा, और उसके बाद वो मुख्तलिफ अवामिल की वजह से उसने अपनी हुकूमत भी चलाई। और ऐसी हुकूमत जो बिल्कुल जिसने डॉलर को तबाह, जिसने डॉलर 178 रुपए का पिछली हुकूमत छोड़ के गई, और इस हुकूमत ने, ये हुकूमत एक दिन उसकी कीमत को मुस्तहकम नहीं रख सकी, और आज और नारे लगाते हुए ये आए थे, और आज 300 रुपए का $1 हो चुका है। महंगाई का तूफान है, बिजली के बिल मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सब कारनामे इसी हुकूमत के हैं जिसको ये कहते हैं हमने रियासत बचा ली है। रियासत के शहरियों का तो इन्होंने भुरकस निकाल दी है। कानून साजी ऐसी की है कि जिसके बाद आपका निजाम से भरोसा जो है वो इस वक्त शेक हो रहा है। तो आप कैसे, अब मसला ये है कि अब हम सबको मिल बैठना है। अब ये जो ग्रोह था ये भी अब वापस अवाम में आया, अपने घरों में आया है, और अब बराबरी की सतह पे इसको मिल बैठ के हमें फैसले करना होंगे। और दूसरी बात यह है कि अब जो हमारे निगरान वजीर आजम है, उनसे ये तवक्को मेरी बड़ी पुख्ता है कि वो इलेक्शन जितनी जल्दी हो सकेगा वो इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब हमने 2 सूबों का इलेक्शन नहीं करवाया अपने वक्त पे, तो उसके बाद क्योंकि हमारा वजीर आजम जो वो दस्तूर के ऊपर अमल दरामद में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था, हमारा वजीर खजाना रुकावट बना हुआ था हमारा। लेकिन सर उस वक्त तो कुछ वजूहात थी ना, अब तो मेरा ख्याल है लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। अभी बकरम साहब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आया, अभी नहीं आया। गवर्नर 2 सूबों में बैठे हुए हैं, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। ये कौन लोग हैं? इन्होंने भी इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें हैं, हर मुमकिन रुकावट खड़ी। तो लिहाजा इलेक्शन को रोकने वाली कुव्वतें आपके सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। जब तक आप इन कुव्वतों का सफाया नहीं करेंगे, ये दोनों गवर्नरों को घर नहीं भेजेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि सिस्टम जो है वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार है? लेकिन गवर्नर्स का तो किरदार बड़ा महदूद होता है इलेक्शंस में। यूपी अभी आपको खैबर पख्तूनख्वा की स्टोरीज आपने नहीं हाँ, ये बात भी है। अब तो सारी काबीना उन्होंने उड़ा दी। इस्लामाबाद में होते हैं क्या? इस्लामाबाद की फिजाओं में हमारे गवर्नर साहब के जो खैबर पख्तूनख्वा के उनके कारनामों की गूंज नहीं सुनाई दे रही? सही। क्या हमारे बाज असहाबे जुब्बा और दस्तार जो खैबर पख्तूनख्वा में आला ओहदों पर फाइज है, क्या उनके बारे में जो कहानियां हैं वो डेरा इस्माइल खान से लेके पेशावर तक और पेशावर से लेके मानसेरा तक नहीं फैली हुई? लेकिन साहब अब यहाँ पर ये भी पंजाब के अंदर ये वही गवर्नर नहीं है जिन्होंने इलेक्शन की तारीख देने से इनकार किया था? बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो कुछ वजूहात थी। अब तो हम देख रहे हैं कि जो एक तकाजा बज़ाहिर नज़र आता था, चेयरमैन पीटीआई जेल की सलाखों के पीछे हैं, अगले इलेक्शन से भी बाहर हैं इंतखाबी सियासत से फिलवक्त जब तक कि उनकी सज़ा बरकरार है। और यूं भी पीटीआई भी हम देख रहे हैं काफ़ी कमज़ोर पोजीशन में, बड़े बड़े लोग चले गए उनके छोड़ के, इस लिहाज से कमज़ोर पोजीशन में। तो अब तो मेरा ख्याल है आप समझते हैं कि पीएमएलएन जो एक बार बार मरियम नवाज आके तकाजा करती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड, इंसाफ के तराजू बराबर हों, पलड़े दोनों, तो ये अब हो गया बराबरी या अभी कुछ बाकी रह गया है काम? देखिए, अब तो इस वक्त उनकी तो डिमांड अब ये भी होगी कि जनाब हमारे अलावा किसी को इलेक्शन में खड़ा ही ना होने दिया जाए। अब तो उनकी ये डिमांड होगी
मसला ये है कि अब पलड़े कितने बराबर करने हैं, और बराबर पलड़ों का मतलब तो सामने हम उन लोगों में से हैं जो पहले दिन से, पिछले 1 साल से कह रहे थे ये जो पलड़े बराबर करने का नारा लग रहा है, इसका मतलब ये है। और आज भी इलेक्शन से कौन भाग रहा है? आज भी इलेक्शन में शिरकत और किसी जमात के इंतखाबी निशान के होने या ना होने के शुकूक व शुबात किस बारे में? वो PMLN के बारे में या PTI के बारे में? ठीक। तो लिहाजा ऐसी सूरत में अभी भी गवर्नर पंजाब की सूरत में मुस्लिम लीग नून का एक नुमाइंदा बैठा हुआ है गवर्नर हाउस में, जो अपना असर-रसूख इस्तेमाल कर रहा है, और इसी तरह गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम का एक नुमाइंदा बैठा हुआ है। ये लोग जो है, आप इन लोगों की मौजूदगी में ये तवक्को कर सकते हैं कि इलेक्शन होगा, या ये इलेक्शन के लिए रास्ते हमवार करेंगे? चलिए, आपको इलेक्शन फिलहाल अभी भी दूर नजर आ रहे हैं हबीब अकरम साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया आज में। इसी मौके पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फर्दर भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हबीब अकरम साहब की एक राय है, लेकिन क्या वाकई इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे, और क्या वाकई अभी हम मजीद कुछ होता हुआ देखेंगे, सियासत में कोई मजीद भौंचाल आने बाकी हैं? एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और पॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर बात हो रही है, इमरान साहब से राय लेने। इमरान साहब, ये जो PMLN की अब हमें सियासत नज़र आ रही है, उसमें ज़ाहिर है मियाँ साहब का एक कलीदी किरदार होगा, और अब शहबाज शरीफ साहब इस पर कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि वो अगले महीने वतन वापस आ जाएंगे। तो आप समझते हैं कि अब वो वतन वापस आएंगे तो कानूनी रुकावटें कम से कम सारी दूर हो चुकी हैं उनकी? देखिए समीना, सीधी सी बात है, कानूनी रुकावटें पूरी तो नहीं आप कह सकती कि दूर हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी दूर हो चुकी हैं। और बहुत सारे कानूनी माहिरीन हैं जो उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट जो है उसके कलअदम करार दिए जाने के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आ जाएंगे, और उनकी जो नाअहली है वो 5 साल की थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब इस पे मेरी ज़ाती राय है कि मामला जाएगा फिर भी अदालत में। इसीलिए हम हमेशा ये बात करते थे कि वो आएंगे सितंबर के दूसरे हफ्ते के बाद। अब जब मामले अदालतों में जाएंगे, और जो उनके आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, जो साबिक़ वज़ीर कानून है, उन्होंने भी कल कहा है, मैंने आज अपने कॉलम में भी लिखा है, वो तो कहते हैं कि पार्लियामान जो है वो इस पे कानून पास कर चुका है कि सज़ा जो है वो नाअहली की वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। अब इस पे दूसरे जो माहिरीन हैं वो उनका इससे बिल्कुल उलट है। तो मामला इस तरह से है, लेकिन देखें मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा क्या पहुंचेगा, ये एक हिस्सा इस बात का कि मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, या उनकी नाअहली ख़त्म हुई, नाअहली ख़त्म हुई भी है तो सज़ा तो है ना। हाँ जी। अब मामला ये है कि असल में उनका वोटर जो है वो मोटिवेट होगा। वोट बैंक देखें मियाँ नवाज शरीफ का, मियाँ नवाज शरीफ जब आके तकरीरें करेंगे, जब जलसों में जाएंगे, जब लोगों से मिलेंगे, तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा पहुंचेगा, उनकी जमात को फ़ायदा पहुंचेगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मियाँ साहब, जैसे अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे, मियाँ साहब और जो उनका लाइक माइंडेड एक आप कह लें PMLN का ग्रुप है, वो कोई नाराज़ है वज़ीर आज़म की तकर्री के हवाले से या और मामलात को लेकर के, कोई नाराज़ी है? देखें बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश थी कि इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आला बने, या शाहिद हक्कान अब्बासी साहब निगरान वज़ीर आला बने। अगर वो नहीं बने तो अनवारुल हक काकर साहब बन गए हैं। इसमें ये नहीं, ऐसा नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल इस पर अब रुस के बह गए ना को मेरी नहीं बननी। भाई सियासत ऐसे नहीं चलती, बहुत सारी चीज़ें जिनमें उनको फिर आगे चलना होता है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं, और पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ के नुमाइंदे भी हैं, उनके छोटे भाई भी हैं, उनकी जमात के सदर भी हैं। उनने अगर कोई फ़ैसला किया है अपोजिशन लीडर के साथ मिलके या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, तो मियाँ नवाज शरीफ ने माजी में, आप बताएं कौन सा ऐसा फ़ैसला है मियाँ शहबाज शरीफ का जिसको ना किया हो। उन दोनों भाइयों की सियासत की सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि वो 1000 भी किसी पे सोच में इख्तलाफ हो, लेकिन वो एक दूसरे को फैसले को ऑन करते हैं। तो ये बातें सिर्फ सियासी जो मुखालिफिन हैं या जो उनसे वो रखते हैं, मैं इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में बात पूछ रही हूँ कि ये तो नहीं कि नाराज़ होकर वो फिर फ़िलहाल अपनी वापसी और मौखर कर दें। अच्छा, अगर वो मुखर करेंगे अपनी वापसी तो उससे मुस्लिम लीग को पॉलिटिकली मज़ीद नुकसान पहुँचेगा।
अब अगर मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा कायद है जमात का किसी का भी जो ये चाहे कि उसकी वजह से उसकी जमात को नुकसान हो। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन हों और मियाँ नवाज शरीफ ना आए। अगर इलेक्शन ही किसी वजह से पोस्टपोन हो गए, लेट हो गए, ताखीर का शिकार हो गए, तो फिर हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ की वापसी पे टाइम लग जाए। अदरवाइज मियाँ नवाज शरीफ ज़रूर आएंगे। जोई साहब, आपको क्या लगता है, क्या मियाँ साहब की वापसी अब यकीनी है? क्योंकि डेट्स तो खैर इससे पहले भी हमें कई दफ़ा दी गई, लेकिन वो पहले भी नहीं आए। तो अब अगर दे भी दी गई है कि अगले महीने वो आ जाएंगे, तो आपको यकीन है कि वो वाकई अब वापसी का फैसला कर चुके हैं? देखिए, मियाँ साहब की वापसी पे बड़े शकूक व शबात हैं। उसकी वजह जो है वो प्रीवियसली भी बहुत सवा उनकी डेट्स आई हैं, लेकिन वो नहीं वापस आए। और उन्होंने दुबई, बहुत ही पास है पाकिस्तान के, वहाँ पे बैठ के अपना जो है मामला किया, लेकिन वो यहाँ पे आके अदालतों या कानून का सामना करने से एक मुसलसल कतरा रहे हैं। अब वो जो चाहते हैं, शायद वो ये चाहते हैं कि उनको वापसी पे बिल्कुल भी जेल ना जाना पड़े या कानून का सामना ना करना पड़े, बिकॉज लेकिन इसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। क्योंकि ये मरियम बीबी की जो सज़ा जो है वो उनकी अपील एक्सेप्ट हो गई है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के लिए काफ़ी एवेन्यू सॉफ्ट है कोर्ट्स के सामने। जब उनकी कन्विक्शन ख़त्म हो सकती है, जब तक वो ख़त्म नहीं होती तब तक तो वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हैं, कतई नज़र उसके कि क्या केस आया है या नहीं आया, क्योंकि वो नैब लॉ के तहत है। तो अब वो फैसला करेंगे देख के। बिल्कुल ये बात इमरान साहब की इस बात में वज़न है कि वो इलेक्शन को देख के आएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ बज़ाते ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ के बगैर वो उनकी कोई पॉलिटिकल मेरा ख़्याल में इतना वेटेज नहीं है, ना वो हो सकता है। जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा 2 लीडरान हैं, एक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिनका वोट बैंक है और वो बेतहाशा है आजकल। दूसरे उस पर मियाँ नवाज शरीफ हैं पंजाब की में, जिनका वोट बैंक है और उनके नाम पे वोट पड़ता है। तीसरा कोई शख्स आज की तारीख़ में पाकिस्तान में कुछ वो छोटी जमातें वो इतनी रेलेवेंट नहीं हैं, वो तीसरा शख्स नहीं है सियासी मैदान में जिसके नाम पे वोट पड़ता हो। तो मियाँ साहब के आने पे मुझे तो काफ़ी शकूक है, और मेरा नहीं ख्याल कि जब तक वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म ना बन पाएँ तो वो वापस भी आएंगे। ठीक, लेकिन इमरान साहब, आपको लगता है कि जो निगरान हुकूमत अब कल से संभाल लेगी मामलात, उसके बाद PTI के लिए भी मामलात में थोड़ी नरमी नज़र आ सकती है? समीना, बात सीधी से है कि निगरान हुकूमत जो है, अगर आप असूल की बात करें तो निगरान हुकूमत का मकसद ही क्या होता है बनाने का? उसका ये मकसद होता है कि वो सबको एक आंख से देखे, लेवल प्लेइंग फील्ड। अब ये नहीं हो सकता, हाँ जी, अब ये नहीं हो सकता कि अगर आप ये समझे कि 9 मई के वाक़यात जो है उनको भूल जाए सारी दुनिया और जो उसमें मुलव्वस है उनको भी आज़ाद कर दिया जाए। ये नहीं होगा। अगर कोई बंदा ये सोचता है कि जी निगरान आने के बाद 9 मई वाले जो लोग मुलव्वस हैं उनको भी छोड़ दिया जाएगा, ऐसा ना होगा, ना होना चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो एक आम ये शिकायत है PTI के कुछ लोगों की कि उनके कारकुन जो उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं उनको दबाव का शिकार बनाया गया, उन पे छापे पड़े हैं, ये इस तरह की चीज़ें, तो या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं वो कर पाते हैं, या अभी तक उनके लीडर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो फिलहाल। अच्छा समीना, एक आपसे बात करूं, ये ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से ज़बरदस्ती रोक दिया जाए। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि खौफ की वजह से, डर की वजह से और पकड़े जाने के खौफ से भी लोग खुद भी एक्टिविटीज करने, यही तो इसी को तो मैं कह रही हूँ कि वो खौफ उन्हें क्यों है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि वो कुछ लोग खुद भी अपने ऊपर खौफतारी कर, खुद ही खौफतारी कर लिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किया, मैं कहता हूँ बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोग दूसरे लोगों को हाल देखकर लोग बैठ जाते हैं। ठीक हो गया, चलें जी, यहीं पर आज बात को ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।